सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, मुल्क में तब्दीली आए ना आए लेकिन मुल्की सियासत में एक बार फिर तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात और पीपल्स पार्टी एक और बड़ी जमात, दो ऐसी सियासी जमातें हैं कि आमरीत के अलावा अगर मुल्क पर किसी जमहूरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला, या फिर काबिज़ रहे कह दूँ तो ज़्यादा सही होगा, या फिर हम ये कहते हैं मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, या शेर वाली पार्टी, या फिर तीर वाली पार्टी, तीसरी कोई पार्टी हमें नज़र नहीं आई इतनी दहाइयों से। अच्छा जी, अवाम ने जमहूरियत का नवाला या नून लीग के हाथ से खाया या फिर तीर वालों के हाथ से खाया, यानी पीपल्स पार्टी के हाथ से खाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें तो उनके बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब तक हयात रही, पीपल्स पार्टी चारों सूबों की पार्टी रही, यानी विफाकी लेवल पे ये इलेक्शन जीतते रहे। उसके बाद डिमोशन स्टार्ट होगी, प्रमोशन की बजाय डिमोशन, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में। लेकिन उन दोनों के बाद हम बात अगर करें, भुट्टो साहब के बाद, बेनज़ीर भुट्टो के बाद पीपल्स की हुकूमत में आने के बाद विफाक में अपनी पोजीशन मुस्तहकम नहीं कर सकी, बल्कि उसको सहारा लेना पड़ा मुस्लिम लीग नून का। और अब गुज़िश्ता 10 साल से, यानी डिकेड से, पीपल्स पार्टी सिंध तक, एक सूबे तक महदूद हो चुकी है। जबकि दूसरी ही जानिब अगर हम बात करें नून लीग को देखें तो ज़ियाउल हक के मुँह बोले बेटे मियाँ नवाज शरीफ साहब, अब तो उनको भी पता है अच्छी तरह से, क्योंकि इतने ताने पड़ते हैं ज़ियाउल हक साहब के नाम के उनको कि रात को ख्वाब में भी ज़ियाउल हक साहब का नाम ही उनके कानों में गूंजता होगा। उनके मुँह बोले बेटे, जी हाँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को गद्दारे वतन डिक्लेयर करके शुरू किया। हर दौर में एक नए नज़रिए के साथ वारिद हुए। 3 बार हुकूमत मिली, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार वजारत उज़्मा मिली। कितने लकी रहे, लेकिन कितने अनलकी रहे सेम टाइम के परफॉर्म ना कर पाए और अब जेल में बैठे हैं। तीनों बार आवाम को मायूस किया बुरी तरह से। इसी दौरान तहरीक इंसाफ 2013 के इंतखाबात में एक बड़ी सियासी कुव्वत बन के उभरी और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सूबाई हुकूमत बना ली। अच्छा जी, बहुत बड़ा इम्तिहान था उनका वो सूबाई हुकूमत। उस इम्तिहान में पास हुए तो 2018 के इंतखाबात में उनको वफाकी हुकूमत का ताज भी पहना दिया गया। कौम ने ताज पहना दिया, वोट दे के, इलेक्ट करके, तब्दीली के नारा लगाने वालों पर उन्होंने ट्रस्ट कर दिया। इमरान खान साहब के रूप में कौम ने एक नया वज़ीर आज़म बिल आखिर 2018 में 22 साल की उनकी स्ट्रगल के बाद चुन ही लिया। अगर हम बात करें 2013 के इंतखाबात की नाज़रीन, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ सियासत कर रहे थे। गौर से सुनिएगा क्या कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ, एंटाई ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ थे। 2018 के इंतखाबात की अगर मैं बात करूं, उसमें भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सिर्फ सियासी जंग जारी नहीं थी, बल्कि बात इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को क्या कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सिक्योरिटी रिस्क, जी हाँ, सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक का बेटा करार दिया था। और फिर इंतखाबात के बाद जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली, मैदान मार लिया, तो फिर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यानी शेर और तीर ने एक होने का मौका ढूंढना शुरू कर दिया। अवाम के सामने जिस तरह आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने एक दूसरे पर लान तान की थी, उसके बाद मुमकिन ही नहीं था कि इंतखाबात में शिकस्त के बाद दोनों जमातों के रहनुमा अवाम के सामने बगैर किसी जवाब के गले मिल जाते। अब जब गले मिलेंगे तो लोग बहुत सी बातें करेंगे, बहुत से अंदाजे लगाएंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग को ज़्यादा वक्त एक बार फिर एक दूसरे का हाथ थामने के लिए वजह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनको ऐसी लातादाद वजूहात फराहम कर दी नाजरीन, जिसकी वजह से दोनों जमातों ने मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का ऐलान भी किया और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला भी कर लिया। लेकिन हाल ही में होने वाले पुलवामा हमले और भारतीय जारियत की वजह से तमाम सियासी जमातों की अगर बात करूं तो उन्हें अपने सियासी इख्तिलाफात भुलाकर एक पेज पर आना पड़ा, क्योंकि मसला अब मुल्क का नहीं बल्कि मुल्क के दिफा का था, सियासत का नहीं बल्कि मुल्क के दिफा का था। और फिर भारत को एक वाज़ेह पैगाम भी देना था और शुक्र है कि दिया गया। अब जब हालात मामूल पर आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अपना महाज गर्म करने का
باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ حالات نارمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مقدمات بھی آگے بڑھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ہی سیکھواں دکھائی دیتی ہیں۔ اچھا، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ایک ہونے کی وجہ ان کے ساتھیوں پر قائم ہونے والے کیا ہیں؟ مقدمات۔ اب ناظرین بھی تمام چیزیں سمجھتے ہیں کہ اگلا لفظ فضا کیا کہنے جا رہی ہے۔ جب مفاہمت کے جادوگر اگر ہم بات کریں، کون جی؟ یقینی طور پہ آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو اب موجودہ حکومت پر اثر انداز نہیں ہو رہا، اور نواز شریف کا حال دیکھ کر شہباز شریف صاحب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈیل ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ پالیسی وہ اختیار کی جائے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، اور ان دونوں سیاسی جماعتوں نے یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیا کیا کہ آپس میں ملوانے میں جو سب سے بڑا کردار اگر میں بات کروں وہ مل رہے تھے، وہ کردار ایک ایسے شخص نے ادا کیا جو شاید زندگی میں پہلی بار اپوزیشن کا حصہ رہا، ورنہ تو جو حکومت ہوتی تھی وہ اسی کے وزیر ہوتے تھے، کچھ نہیں بھی کرتے تھے، لیکن کسی نہ کسی کمیٹی کے چیئرمین بن کے بہت سے پیسے کما لیتے تھے، بڑی بڑی مرات لیتے تھے، وزیر نہ ہو کے بھی وزیر کے لیول کی مرات لیتے تھے۔ میں ذکر کر رہی ہوں جناب فضل الرحمان صاحب کی، جس کی حکومت اس کے مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ بات زبان زد عام ہے، لیکن تحریک انصاف نے ان کو ذرا لفٹ نہیں کروائی، تو پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے انتخابات کو آپ کو یاد ہوگا ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور انتخابات دوبارہ کرانے کا بارہا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اچھا ناظرین، مجھے یہ صورتحال دیکھ کر بچپن کا پولیس اور چور کا ایک کھیل یاد آ گیا، جس میں پہلے کیا ہوتا تھا، ایک بچہ چور بنتا تھا۔ آپ کو یاد ہے؟ ذرا ریکال کریں اپنا بچپن۔ ایک بچہ چور بنتا تھا اور جو دوسرا بچہ یعنی اس کا فرینڈ ہوتا تھا وہ پولیس بنتا تھا، اور وہ چور کو پکڑتا تھا پولیس آفیسر بن کے۔ پھر دوسرا بچہ جو پہلے چور بنتا تھا پھر وہی پولیس والا بن کر اسی بچے کو پکڑتا تھا جو پہلے کیا تھا، پولیس والا۔ اب چور بننے کی باری تھی اگر پیپلز پارٹی کی، اور مسلم لیگ نون کی سیاست دیکھی جائے تو اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو تو پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے جی، پولیس بن جاتی ہے اور چوروں کے خلاف جنگ کرتی ہے، اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو مسلم لیگ نون کی باری ہوتی ہے پولیس کا کردار ادا کرنے کی، اور چور بننے کی باری پھر کس کی ہوتی ہے جی، بالکل پیپلز پارٹی کی۔ اب یہ پولیس اور چور والا کھیل اس لیے نہیں چل سکتا تھا کہ تیسرا بچہ بھی کھیل میں شامل ہو چکا ہے، اسے بھی شاید پہلے یہ پیشکش کی گئی ہوگی کہ ہمارے ساتھ کھیلو، پہلے تم پولیس بن جاؤ بعد میں چور بن جاؤ، اور اسی طرح باریاں لیں گے، لیکن اس بچے نے انکار کر دیا۔ تو اب دونوں بچے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھیل سے فوراً آؤٹ کر دو، یہ کھیل خراب کر رہا ہے کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مان رہا۔ لیکن یہ تیسرا بچہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ تو باقی دو بچوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس چور کے اس کھیل میں گھر کی جتنی چیزیں ٹوٹیں یا پھر جتنا نقصان ہوا وہ سب اپنی جیب سے بھرو، کیونکہ تمہارے کھیل میں گھر کے دیگر افراد کا نقصان ہوا اور وہ تم کو ہی دینا پڑے گا جو نقصان کر سی بات ہے کہ بھرے گا بھی وہی۔ اسی لیے اب عوام دیکھنے جا رہی ہے ایک متحدہ اپوزیشن، کیا کہتے ہیں جی، گرینڈ الائنس، جو اس تیسرے بچے یعنی تحریک انصاف کو کھیل سے آؤٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ میں کہہ رہی ہوں کوشش کرے گا، کرے گا نہیں، کیونکہ تحریک انصاف شاید اس کھیل کا حصہ ہی بننا نہیں چاہتی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی جانب سے تحریک انصاف کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد حکومت کے خلاف ایک ایکشن ہونے والا ہے، لیکن ایکشن کی شکل کیا ہوگی یہ آپ کو میں نہیں بتاؤں گی، بلکہ یہ کلپ دیکھیے آپ کو بڑی سمجھ آ جائے گی۔ قمر زمان قاہرہ صاحب کا پہلا کلپ چلائیے گا رضا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کل بھی کہ اگر پاکستان کے عوام کے بہتری کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قدموں میں قدم رکھتے ہوئے، ان کے قدموں کے نشان کے اوپر قدم رکھتے ہوئے اگر ہم ساری جماعتوں کو دعوت دیں گے سی او ڈی کے اسی اصول کے اوپر جو طے انہوں نے کر رکھے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے آج کے چیلنجز کو دیکھیں گے اور اس کی بہتری کے راستے کے لیے سب جماعتوں کو اکٹھے ہو کے ایک نقطہ نظر طے کرنے کی بات کریں گے۔ اچھا جی، اب کی بار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھا ہو رہی ہیں میثاق جمہوریت کی بحالی پر، دونوں جماعتوں کی اس محبت اور کیا کہوں جی میثاق جمہوریت کے لیے ایک بار پھر اکٹھا ہونے پر مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، کچھ شاعری کہنے کو دل چاہ رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ جنت میں جو ملا کو کسی حور کی سوچی، زرداری کو اسی طرح شاید دستور کی سوچی، زرداری کو اسی طرح سے شاید دستور کی سوچی، ممکن ہے انہیں غیب سے ہو فکر الیکشن، اس حال میں جو فکر ہے مزدور کی سوچی، ابلیسی خیال آیا ہے سرکار کو شاید
अबलीसी ख्याल आया है सरकार को शायद तारीकी शब में जो इन्हें नूर की सूझी, आयन का हिस्सा हुई अब लोटा क्रेसी, आयन का हिस्सा हुई अब लोटा क्रेसी, मौसम शिफा का इन्हें नासूर की सूझी, आया है शरीफों को गरीबों का ख्याल अब, आया है शरीफों को गरीबों का ख्याल अब, अंधों को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। इस मिसाके जमहूरियत की असल कहानी ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जब मुश्किल में होते हैं तो दूसरों की तरफ दोस्ती और इत्तेहाद का ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन जब मुश्किल से निकल आए, इक़्तिदार से हम किनार हो जाएं तो मियाँ साहब आंखें माथे पे रख लेते हैं, फिर तू कौन और मैं कौन पहचानते तक नहीं है मियाँ साहब। जब आपको याद हो जनरल मुशर्रफ साहब ने उन्हें इक़्तिदार से बेदखल किया और वो जिला वतन हुए और बेयारो मददगार फिर रहे थे, तो उन्हें पीपल्स पार्टी याद आई, जिसका नाम सुनकर किसी ज़माने में उनका खून भी खोल उठता था। आपको याद होगा वो लंदन में पीपल्स पार्टी की कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मिले भी थे। उन्होंने आगे बढ़कर मियाँ नवाज शरीफ साहब का हाथ थाम लिया और दोनों ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत कर दिए। तय ये पाया था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर बहाली जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करेंगे। जमहूरियत बहाल होने के बाद जो पार्टी भी बरसरे इक़्तिदार आएगी तो दूसरी पार्टी अपोजिशन में होते हुए उसकी टांग खींचने की बजाय उसे क्या करेगी, अपनी मुद्दत जो है उनकी इलेक्शन की जो उन्होंने पूरा टेन्योर गुजारना है वो पूरी करने का मौका देगी। और 2008 के आम इंतखाबात हुए, शहीद बेनज़ीर की गैर मौजूदगी में हुए, लेकिन उनकी पार्टी ने अवाम से मजलूमियत का वोट लेकर अक्सरियत हासिल कर ली थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो मियाँ नवाज शरीफ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने के बावजूद इसके खिलाफ हो चुके थे। और जब सदर जरदारी के खिलाफ आपको याद होगा मेमो स्कैंडल सामने आया तो काला कोट पहनकर जरदारी के खिलाफ अदालत उज़्मा में पेश हो गए थे। यही मियाँ साहब जो एक अरसे तक शिकवा करते रहे कि मुझे क्यों निकाला अदालत उज़्मा ने पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, आपको याद होगा वज़ारत उज़्मा से बेदखल किया था, 32 से 33 सेकंड की उनको सज़ा हुई थी। तो यही मियाँ साहब उसी अदालती फैसले के आपको याद होगा उस पर बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे थे, बड़े हामी बने हुए थे। अब बात करें 2013 की, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक़्तिदार में आती है और मियाँ नवाज शरीफ साहब को तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का कलमदान मिलता है या ओहदा मिलता है, और मैं तो उसको नौकरी कहती हूँ, ये नौकरी होती है इनकी मुलाजमत होती है जिसके तहत सिंसियर नहीं होते। उस बार उनको सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक मजबूत और जानदार अपोजिशन का सामना होता है। पनामा का स्कैंडल सामने आने के बाद जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान किया तो नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर मिसाक जमहूरियत की याद सताने लगी और फिर वो पीपल्स पार्टी की जानिब देखने लगे। और इस बहरान से गुजरने के बाद मियाँ साहब एक बार फिर पीपल्स पार्टी के मामले पर अपनी आंखें सर पर रखते हुए दिखाई दिए। जिस तरह मैंने आपको उनकी आदत बता दी ना कि आंखें माथे पे रख लेते हैं, जब मतलब नहीं तो तू कौन और मैं कौन। जरदारी साहब से मिलने से हमने देखा कि कतराने लगे, मुलाकात मनसूख कर देते हैं, लेकिन हालात एक बार फिर मियाँ साहब के मुखालिफ हो जाते हैं और अदालती फैसले के नतीजे में नाअहल होने के बाद एहतसाब के शिकंजे में जब वो फंस जाते हैं, जेल जाने के बाद उनको एक बार फिर जरदारी साहब और मिसाक जमहूरियत क्या होता है जी याद आ जाता है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सियासी हालात का मुकाबला उनको लगता है कि वो कर सकेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है नाजरीन के नवाज शरीफ साहब ने हर बार पीपल्स पार्टी के साथ धोखाधड़ी की, लेकिन जरदारी क्योंकि मुफाहमत की सियासत के हामी थे इसलिए बार बार उनसे हाथ मिलाते चले गए, क्योंकि इसमें उनका अपना भी शायद फ़ायदा छुपा होता, बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। फ़ायदा ये था कि आज तक सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और की हुकूमत नहीं बन सकी। फ़ायदा ये भी था कि जाली अकाउंट स्कैंडल कभी मंजर आम पर नहीं आ सका। फ़ायदा शायद ये भी था कि नैब ने कभी किसी पीपल्स पार्टी के वज़ीर के खिलाफ करप्शन पर कार्रवाई की ही नहीं थी। आसिफ अली जरदारी साहब को भी मिसाक जमहूरियत ने बहुत फ़ायदा दिया, लेकिन जो फ़ायदा नवाज शरीफ साहब ने उठाया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिसाक जमहूरियत की याद आ रही है, लेकिन इस बार भी हालात पहले से मुख्तलिफ हैं। इस बार क्यों दोनों जमातें इस मिसाक जमहूरियत के नाम पर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती हैं, ज़रा सोचिए। इसलिए कि आज दोनों जमातों के खिलाफ संगीन मुकदमात चल रहे हैं और नैब बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ भी कर रहा है। आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी ने भी ये बात महसूस कर ली थी कि अगर सूरत हाल यही रही तो अगली बार
सिंध भी उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आज मियां साहब के बजाय पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत को वजह बनाकर मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने में हमें जुड़ी हुई दिखाई देती है, इत्तेहाद करने में लगी हुई है, क्योंकि मियां साहब तो चले गए जेल में। मरियम नवाज ने सियासत में अभी आमी हासिल नहीं किया कि पूरी पीपल्स पार्टी मरियम नवाज पर भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके। अब पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश यही है कि किसी तरह से हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि मियां साहब को इलाज के नाम पर जेल से रिहा किया जाए और फिर ये दोनों जमातें एक बार फिर मुत्तहिद होकर इसी मिसाक जमहूरियत के नाम पर कोई एजेंडा तय कर सके। शायद इसीलिए बिलावल भुट्टो साहब मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाई का मुतालिबा करें कुछ इस तरह। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी जेल में टाइम गुजारा था, सदर जरदारी ने भी इसी जेल में टाइम गुजारा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आमरीत के खिलाफ जिदोजहद करते हुए काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने भी यहाँ सियासी कैदी बने थे और मुझे काफ़ी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, आज इट इज़ 2019 और 2019 में भी एक वज़ीर आज़म कोट लखपत जेल में सजा भुगत रहा है। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी हो। नाज़रीन अगर आपने एक बात नोट की हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ का जिक्र, गौर से सुनिएगा, बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब का जिक्र जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ किया। यानी बिलावल ने ये वाज़े पैगाम दिया कि जो सलूक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ वही आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी हुआ और अब वही सलूक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी हो रहा है। यानी जुल्फिकार अली भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब की जो जिद्दोजहद है वो उन्हें एक ही दिखाई देती है, एक लाइन में खड़ा कर दिया। आज पीपल्स पार्टी पर इतना बुरा वक्त आ गया, मैं अलग कहती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब उस शख्स का नाम अपने नाना के नाम के साथ लेने पर मजबूर हो गए जिनको ये नवाज शरीफ गद्दार वतन कहा करते, तो शायद पूरे होशो आवास में कहते होते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज बिलावल भुट्टो साहब ने मिसाक जमहूरियत के नाम पर एक बार फिर पीपल्स पार्टी के नजरिए के साथ सौदा कर लिया है। हकीकत यही है कि इसी मिसाक जमहूरियत ने इन दो जमातों के अलावा किसी को फायदा पहुंचाया ही नहीं। जो बिलावल भुट्टो साहब आज नवाज शरीफ साहब और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की कैद को नवाज शरीफ साहब की कैद से मिलाने की बातें कर रहे हैं, माजी में उन्हीं नवाज शरीफ साहब के लिए बिलावल भुट्टो साहब क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। अगर बिलावल भुट्टो साहब आप भूल गए तो हम आपको भूलने नहीं देंगे, बारहा याद करवाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जरा देखिएगा क्लिप। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। आप देख रहा है कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद में। जितना वो छिपाने की कोशिश किया था, जितना उसने अपनी बेटी को सॉफ्ट फेस के लिए इस्तेमाल करके इसका इमेज को करने की कोशिश किया था, अभी सब कुछ सामने आ रहा है। हम जानते हैं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं अपना बचपन से इससे लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये पहले अमीर और मोमिनीन बनना चाहता था। ये पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए। तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? जी, तो ये ज़ियाउल हक वही शख्सियत है जिनके नाम पर नवाज शरीफ साहब ने सियासत की। आज मुकदमात आसिफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कायम है। वो मुस्लिम लीग नून के दौर में ही बने थे और नवाज शरीफ साहब शायद वही हैं जिनके खिलाफ पिछले इंतखाबात में खुद बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने क्या कुछ नहीं कहा। आपको हमने कुछ क्लिप्स भी दिखाए इस प्रोग्राम में, बल्कि उनका कहना तो ये भी था कि अब नवाज शरीफ साहब से किसी कीमत इत्तेहाद हो ही नहीं सकता, हाथ मिलाया ही नहीं जा सकता। लेकिन शायद जरदारी साहब ने अपना ये वादा वफा किया, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने इस बार नून लीग के साथ हाथ नहीं मिलाया। गौर कीजिएगा नाज़रीन, बल्कि पूरे
बगल गिर हो गए, पंजाबी में कहते हैं जादू की जप्फी डाल ली। मिसाक जमहूरियत के नाम पर जो तमाशा कौम के साथ किया गया, एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इरादा कर लिया कि ये खेल अब दोबारा खेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या करें कि तीसरे बच्चे ने दोनों से कह दिया बहुत हो गया, चोर पुलिस का खेल अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। ब्रेक से पहले आपको बताया था हमने कि मिसाक जमहूरियत के नाम पर खेले जाने वाला चोर पुलिस का खेल। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मौजूदा हुकूमत की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद कुछ फैसले ऐसे हुए जिन पर तनकीद जायज़ थी और हमने भी खुलकर तनकीद की। कुछ इकदाम ऐसे उठाए गए जिनकी निशानदेही करना फ़र्ज था। आज भी फवाद चौधरी साहब एमडी पीटीवी के दुश्मन बने हुए हैं। एमडी स्टेट मीडिया पीटीवी के दुश्मन बने हुए, और पता नहीं क्यों, रीज़न समझ नहीं आती। मरियम औरंगज़ेब भी उनका साथ दे रही हैं। समझ से बाहर है कि सियासी हरीफ इस मामले पर कैसे हलीफ बन गए, समझ से बाहर। इसी तरह कुछ और भी मसाइल हैं जिन पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को संजीदगी से सोचने की अशद ज़रूरत है। और उन्हीं मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला है हुकूमती रवैये का, इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर, कैसे डील करते हैं सिचुएशन को। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, अपोजिशन का अगर हम दूसरा मतलब निकालें तो उसे वो गिरोह कह सकते हैं, या ऐसे गिरोह का नाम जो हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करने के लिए वहाँ बैठा होता है बेंचों पर, लेकिन वो तनकीद होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव। अपोजिशन के बहुत सारे कामों में से एक काम हुकूमत पर जायज़ तनकीद करना होता है, बल्कि उनका फ़र्ज़ होता है, जिसके लिए वो जवाब दें। इस दुनिया के बाद जो एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, उस ज़िंदगी में अपनी कुर्सी के लिए, अपने काम के लिए जवाब दें। सियासी जमात जब हुकूमत में होती है, हमने देखा, उसे बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए, बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपोजिशन की कई ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर दे, निगलेक्ट कर दे, जिनसे माहौल ख़राब होने की तवक्को होती है। क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त तो मुल्क में हुकूमत तहरीक इंसाफ की और अपोजिशन के लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन तहरीक इंसाफ हमारे इस घर, जो जिम्मेदारी उनको मिली, घर की जिम्मेदार है। पाकिस्तान के जो हमारा घर है, इसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के कंधों पर है। इमरान खान साहब अपोजिशन के भी वज़ीर आज़म है, यकीनी तौर पे पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, इसलिए हुकूमत पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, बल्कि ज़्यादा आयद होती है अपोजिशन की निस्बत कि वो तहम्मुल से काम ले। मगर हमें तहरीक इंसाफ के रवैये में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अलावा हुकूमत के ज़्यादातर वज़रा आज भी वही रवैया इख्तियार करते हैं जो उनका उस वक्त था जब वो अपोजिशन में थे। शायद उनको खुद यकीन नहीं आता कि हम हुकूमती बेंचों पर आके बैठ गए। आज भी तहरीक इंसाफ के कुछ वज़रा को शायद ये यकीन हो ही नहीं रहा कि हमने 22 साल जो स्ट्रगल की, बहरहाल वो स्ट्रगल इमरान खान साहब की थी। अब ये जो लोग हैं जिस तरह की हरकत करते हैं, उनके स्ट्रगल को डुबोने की कोशिश करते हैं। आज भी उनको यकीन नहीं आता कि उनके लहजों से समझ आती है कि वो लहजे से बताते हैं कि शायद वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो वज़ीर बन चुके हैं। इसकी मिसाल हमें कौमी असम्बली में आए दिन देखने को मिलती है और अब दोबारा देखने को मिली। और अफसोसनाक बात नाजरीन ये है कि ये जारहाना रवैया इख्तियार किसने किया? हमारे मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना ने। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे बड़ी जो दो मिनिस्ट्रीज़ है मेरी नज़र में, एक हमारे वज़ीर ख़ज़ाना और एक हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर। लेकिन अफसोसनाक बात अगर मैं करूँ, जिसके खिलाफ उन्होंने जारहाना रवैया इख्तियार किया और उनका रवैया बहुत जिम्मेदाराना होना चाहिए था, और तकरीर जो उन्होंने की, बड़ी नपी तुली की, बिलावल भुट्टो साहब की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उस पर इनका रिएक्शन आना समझ से बालातर था। अच्छा जी, इन्होंने अंग्रेज़ी में तकरीर क्यों कर दी? चलें जी, ये भी इनको मसला नज़र आ रहा था। चलें ठीक है, आप उर्दू में तकरीर करते थे, लेकिन आपने उनकी बातें सुनी, उन्होंने बातें की क्या? मैं बात कर रही हूँ बिलावल भुट्टो साहब की, जिन्होंने कौमी असम्बली के सेशन में खड़े होकर अंग्रेज़ी में तकरीर की, लेकिन इस बात में कोई दो राय भी नहीं है कि उनकी तकरीर बेहतरीन थी। परफेक्ट कह दूं तो गलत नहीं होगा। और तनकीद में भी बुर्दबारी थी, और वो भी कंस्ट्रक्टिव वाली तनकीद उनका बुनियादी हक भी है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कह दिया। लेकिन हमारे वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब का जवाब इंतहाई अफसोसनाक था, गैर जिम्मेदाराना था, और मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना ये है और ये किसी अपोजिशन मेंबर को उसके सवालात का जवाब देने के बजाय बेमकसद और ला हासिल किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले देखिए बिलावल भुट्टो साहब का क्लिप जब उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज किया। रजा, पहला क्लिप चलाइएगा। I would like to pay tribute to the Pakistani Air Force, which has once again proven that they are indeed the best Air Force in the world. I would like to make special mention
of PAF pilot Hassan Siddiqui, who shot down the Indian aircraft that had violated our sovereign territory. And the two courageous soldiers, Shaheed Abdul Rabb and Shaheed Khurram, who sacrificed their lives on the line of control. It would be remiss for me not to pay tribute to Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, whose foresight in developing Pakistan's nuclear capabilities is today our best line of defense, and to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, who provided missile technology to Pakistan and further strengthened our defense. अच्छा जी, बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर के आगाज़ में पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और अपने जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। उनकी तकरीर बेशक अंग्रेज़ी में थी, इंग्लिश में थी, लेकिन बहुत कंस्ट्रक्टिव थी। लेकिन असद उमर साहब ने इसके जवाब में तकरीर का आगाज़ जब किया तो लिटरली मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं जी वज़ीर ख़जाना, मैं अक्सर कहती हूँ वज़ीर ख़जाना, और दूसरा क्या होता है फ़ॉरेन मिनिस्टर, ये दो अहम किस्म की वजारतें हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो ख़जाना है वो कितना खाली करके चले गए पुराने लोग, कितना टीका लगा के चले गए, उसको हमने दोबारा रिफ़िल कैसे करना है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और दूसरा ये कि हमारे बाकी ममालिक के साथ इंटरनेशनली ताल्लुकात कितने बेहतर होंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनको आज मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इंतहाई अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात बाहर के ममालिक से बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। और बहुत से लोगों को हमारी तारीफ़ करनी पड़ी, क्योंकि हमारी जो खारिजा पॉलिसी है, हमारा जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ बिहेवियर है, उसमें इमरान खान साहब का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि इमरान खान साहब का किरदार इस तरह है कि इमरान खान साहब ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा मकबूल किस्म की शख्सियत थे, बहुत से लोग उनको बतौर क्रिकेटर भी बहुत पसंद करते थे, बतौर सियासतदान भी, तो लिहाजा शाह महमूद कुरैशी साहब को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन खान साहब को भी। लेकिन असद उमर साहब, आपकी इस बात पे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। एक तो आप काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर वो भी कंट्रोल से बाहर है। मुझे तो यहाँ तक खबरें मिलती हैं, आपके अपने कैबिनेट के कुछ वजीर हैं जो मुझसे रब्ता करके मुझे बताते हैं कि आप खान साहब के कानों में फूंके भी बहुत मारते रहते हैं, जो खान साहब के क्लोज होता है आप खान साहब को उनके खिलाफ कर देते हैं। कहते हैं बीच जमालों का किरदार अदा करना, इस टाइप के किरदार आप लोग अदा करते हैं कि आप उनके आसपास किसी को भटकने नहीं देते हैं। यानी आप तो उस बच्चे की तरह कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात की, ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। खान साहब के करीब आप किसी को नहीं आने देते। आपके कैबिनेट के 2 वज़रा ने मुझे ये बात बताओ, बड़े सेंसिबल, बड़े सीजन्ड, बाल सफ़ेद करने वाले ये सियासतदान हैं जिन्होंने मुझे बात दी, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी। अच्छा जी, ये ज़रा क्लिप चलाइएगा असद उमर साहब का, जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और इनका रवैया ज़रा खुद देखिएगा, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ। बड़ा गयूर कबीला है जी सिंध के अंदर, पता नहीं क्यों उनको अपने जरदारी होने के ऊपर शर्मिंदगी है। वो चाहते हैं कोई याद ना दिलाए उनको जरदारी हैं, लेकिन है तो जरदारी है, तो हम तो उनको जरदारी कहेंगे। तो बिलावल जरदारी साहब ने आज जो बातें की, मैं तफसील के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता। जो बयानिया भारत हमारे ऊपर इल्जाम के तौर पर इस्तेमाल करता है, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि पाकिस्तान का एक मुंतखब आदमी वही बयानिया अंग्रेजी में सुना रहा था। पाकिस्तान के कौम तक तो यह पैगाम नहीं जा रहा था। अंग्रेजी बोलने वाले तो पाकिस्तान के अंदर अशर अशीर हैं। शायद वो आका जिनकी खिदमत करके ये लोग अपनी सियासत करते रहे हैं, शायद वो मुल्क अंग्रेजी बोलने वाले जहां इनकी चोरी की और डाके की दौलत छुपी हुई है, शायद ये पैगाम उनके लिए जा रहे थे। शायद ये उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम खिदमत के लिए अभी भी हाजिर हैं। आखिर हम इस बयानिए से कभी बाहर निकलेंगे? ये गद्दारी और हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने का इख्तियार हमें आखिर दिया किसने? ये जवाब देंगे असद उमर साहब। असद उमर साहब इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, क्या कहते थे 70-80 लाख सैलरी लेते थे, जारी बात है काबिल शख्सियत तो लेते थे इतनी सैलरी, लेकिन उन्होंने सीखा क्या? इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए बिलावल भुट्टो पर ज़ाती हमला भी कर दिया, और उसके बाद वो एक अजीबो गरीब किस्म की मंतक ले आए। असद उमर साहब, आप जिस ऐवान में खड़े हैं वो हमारे मुल्क का ऐवान है। आपकी बेगम को जहेज़ में नहीं मिला था, बिलावल भुट्टो को भी इसी मुल्क के अवाम ने मुंतखब किया है, और वो मेंबर नेशनल असम्बली बने। और आपको लाख इख्तलाफात सही उनसे, बेशुमार मुकदमात भी उन पर अगर कायम हो, किसी करप्शन के इल्ज़ाम में भी वो अगर मुलविस पाए गए हों, तब भी आप इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने का हक
नहीं रखते हैं उस असेंबली में खड़े होकर जहां पे वो भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। सियासत कीजिए मुल्क की मुफाद के लिए, मुल्क के बेनिफिट के लिए। अगर बाहर जायदादें हैं तो वापस लेकर आना आपका काम है। आप लोगों ने दावे किए थे, वादे भी किए थे, अब पूरा करने का टाइम है, लेकर आए वापस। आपने इंतखाबात में आने से पहले कितने वादे किए थे कौम से, पूरा करें ना प्रैक्टिकली। ज़बानी जमा कर जो किया था उसको पूरा करें, फिर अपने वादों को वफा कीजिए। ये टाइम वादों को वफा करने की प्लानिंग में लगाइए कि आखिर वादे वफा करने कैसे हैं। लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू से प्लीज़ परहेज कीजिए। और बिलावल भुट्टो के सवालात का जवाब देने के बजाय असद उमर साहब ने उनके खिलाफ पार्लियामेंट में ही मुहिम चलानी शुरू कर दी। इसको मुहिम ही कहेंगे ना नाज़रीन आप लोग, जिस तरह मुझे तो मुहिम ही लग रही है। और अंग्रेज़ी में बात की, बाहर बैठे आकाओं को खुश किया। प्लीज़ सर इन चीज़ों से बाहर निकलें। इन बातों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और हमारी अवाम को कई तबकों में तकसीम कर दिया है। आप नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की करप्शन पर बात कर सकते हैं, लेकिन किसी के अकीदे या उसकी मुहिब्बुल वतनी पर शक करने का हक आपको किसने दिया? इस अवाम ने नहीं दिया, सिर्फ वोट दिया। ये हक नहीं दिया आपको। इस अवाम ने पार्लियामेंट में इसलिए नहीं भेजा कि आप इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, बल्कि तनकीद का जवाब दीजिए अपने इक़दामात से, प्रैक्टिकली काम से। इस तरह तनकीद करने से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ फ़र्क पड़ेगा उनको, बल्कि आप उनका वज़न बढ़ाएंगे, आप अपना वज़न कम करेंगे। मैं पहले भी अक्सर कहती हूँ नाजरीन कि कोई भी हुकूमत, आप देखिए कि जब भी कोई हुकूमत में होता है तो वो ज़्यादा बर्दाश्त करता है। जब कोई हुकूमती बेंच पे बैठता है, हुकूमती बेंच की खूबसूरती कह लें कि आपके अंदर टॉलरेंस आ जाती है, आपके अंदर बर्दाश्त आ जाती है। और अपोजिशन बेंच की भी अगेन कह दूं कि खूबसूरती या स्ट्रेंथ देख लें कि अपोजिशन बेंच पे जब कोई बैठता है तो उस पर तनकीद करने के लिए उसके मुंह में अल्फाज आते चले जाते हैं, अल्फाज की बुछाड़ वो करता चला जाता है, क्योंकि उसका काम है तनकीद करना। उस बेंच की शायद कशिश ये होती है कि तनकीद करनी है हर बात पर, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें, मुल्क के मुफाद के लिए तनकीद करें। तनकीद पर्सनल ग्रज निकालने के ना करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें, वो तनकीद करें जिसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हम हासिल कर सकें मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। आगे से याद आए कि प्रोग्राम को भी आगे लेकर जाना है। बिलावल भुट्टो का अगला क्लिप देखिएगा। Let the people of Kashmir deploy their democratic right and choose their destiny. And we can guarantee, Mr. Speaker, that there will be no such a terrorist attack in Kashmir ever again. Obviously, those who condemn violence must condemn violence on all sides. But the Pulwama attack wasn't the same as Mumbai or any other attack. This was not an attack by non-state actors coming from another country. This was an organic domestic attack by a Kashmiri citizen of occupied Kashmir, attacking within occupied Kashmir, using explosives found within occupied Kashmir, reacting violently to generations of state terrorism in occupied Kashmir. अच्छा, मुझे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कश्मीर के हवाले से आपने बात की कि कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीरी हैं, उनको हक के राय दही दिया जाए और उनको ये हक दिया जाए कि वो वोट करें, वो खुद चूज़ करें कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात पर हुई कि बिलावल भुट्टो साहब, आप ये बातें तब क्यों नहीं करते रहे? मुझे याद है कि अरसा दराज से मौलाना फजल रहमान साहब कश्मीर कमेटी को हेड करते रहे। क्या किया उन्होंने? वज़ीर के लेवल पे मरात ली, इंजॉय किया उन रिहाइश गाहों को, उन गाड़ियों को, उन मरात को, उन बेनिफिट्स को, लेकिन किया कुछ भी नहीं। क्या हमने देखा कि उनकी स्ट्रगल थी? चले कश्मीर आज़ाद होता या ना होता, हमें उनको कोई स्ट्रगल नज़र आती, कोई काम नज़र आता जो आज हम आपके साथ शेयर करते। उस टाइम पे मौलाना फजल रहमान साहब को आपके अब्बा जी ने भी अपने साथ चिपकाए रखा और नवाज शरीफ साहब ने भी चिपकाए रखा, जिससे उनके बगैर तो गुजारा होगा ही नहीं, या उन्होंने कश्मीर आज़ाद करवाया ही करवाया। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज आप इस हुकूमत से इतनी जल्दी एक्सपेक्ट करना शुरू हो गए चीज़ें। पहले भी लोग बातें करते हैं कि कश्मीर के लिए इमरान खान साहब आवाज़ उठाएं, उठानी चाहिए, आपकी बात में दम है, लेकिन मेरा सिंपल सवाल ये कि फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों, तजाद क्यों? वो आवाज़ जरदारी साहब को भी उठानी चाहिए थी, वो आवाज़ नवाज शरीफ साहब को भी उठानी चाहिए थी। शहबाज शरीफ साहब तो बहुत बोलते हैं, वो आवाज़ जो है शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को समझाते, कुछ लिख कर दे देते, उनको तो शेर भी बड़े नाजिल हो रहे होते हैं, वो बताते कि जी आप शेर पढ़ें, ये बातें करें, बताएं, इंडिया को एहसास दिलाएं। और नरेंद्र मोदी तो दोस्त भी था नवाज शरीफ साहब का, तो नरेंद्र मोदी को एक दोस्त
शायद आसानी से समझा लेता, खाने के टेबल पे बैठ के पानी पीते हुए, चाय पीते हुए, कॉफ़ी का कप पीते हुए समझाता कि कश्मीर का मामला ज़रा हल कर दो, शायद दोस्ती यारी में मामला हल करवा लेते। लेकिन नहीं, उन्हें दोस्ती यारी किसी और चीज़ के लिए चाहिए थी। तकरीब हलफ बर्दारी के लिए जो बुलाया जाता था, पूरे कुंबे को उठा के ले जाते थे, बच्चों को उठा के ले जाते थे, बिजनेस टाइकॉन्स जो इंडिया के थे उनसे मुलाकातें करवाते थे, नवासी की शादी में आ रहते थे। अच्छा, जब इस तरह की भी बातें होती हैं ना पार्लियामेंट में कि ताल्लुकात की बात हो रही है, अब हम इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन अगर चाह रहे हैं, तो एक डिफरेंस है, ज़रा याद रखिएगा नाजरीन। इमरान खान साहब इंडिया के साथ एक रिलेशन चाह रहे होंगे, वो भी इसलिए कि आगे हम देख रहे हैं कि हम इंसानियत को बचाना चाहते हैं, क्योंकि मीटर घूम जाता है ना मोदी का, नरेंद्र मोदी की तो सेंसस कंट्रोल में होती ही नहीं है, वो तो जंग करना चाह रहा है, वो इंसानियत के बारे में नहीं सोच रहा, वो अपनी अवाम, अपनी जनता के बारे में भी नहीं सोच रहा, सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहा है। इमरान खान साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर होने का प्रैक्टिकली सबूत दिया, इसलिए वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हमसाया ममालिक के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस, नवाज शरीफ साहब के अच्छे ताल्लुकात हमारी खारिजा सतह पर नहीं थे, डिप्लोमेटिक सतह पर नहीं थे, हमारे वजीर खारजा के उनके वजीर खारजा से ताल्लुकात नहीं थे। हमें तो वजीर खारजा इतनी देर बाद नसीब हुआ था, आपको याद होगा, हमारे यहाँ तो वजीर खारजा था ही नहीं, ये कलमदान खाली रखा हुआ था, क्योंकि शायद हमारी कोई खारिजा पॉलिसी होनी ही नहीं थी, हमें ताल्लुकात चाहिए नहीं थे बाहर के ममालिक के साथ। वही इंडिया जो में आतंकवादी के ठप्पे लगाता रहा था बाहर जाके, उस इंडिया के वजीर आजम के साथ दोस्ती की हुई थी नवाज शरीफ साहब ने। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। अब हम अपने मुल्क की सतह पर उनके मुल्क के साथ, या खारिजा पॉलिसी हमारी और उनकी और हमारे वजीर खारजा उनके वजीर खारजा, हम डिप्लोमेटिक सतह पे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की और नवाज शरीफ की दोस्ती पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल नहीं थी, तो वो ताल्लुक और था। तो लिहाजा जब इस तरह की बातें आप लोग कनेक्ट करते हैं तो प्लीज़ ज़रा सोचा करें कि कोई बेवकूफ़ नहीं होता कि आपकी बातें समझ ना पाए। अच्छा, ये एक अगला क्लिप है असद उमर साहब का, ज़रा ये भी सुनिएगा। आप हाजिर हो या ना हो, पाकिस्तान की हुकूमत आज एक गयूर क़यादत के हाथ में है, एक ऐसे इमरान खान के हाथ में है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारत को, उसके लीडर को अपने घर पे शादियों पे नहीं बुलाता। भारत चोरी छुपे पाकिस्तान के ऊपर वार करने की कोशिश करता है। 24 घंटे के अंदर सूरज की रोशनी में दिन दहाड़े पाकिस्तान उनसे बदला लेता है, जहाज गिराता है और अभी लंदन को कैद करता है। ये है, वो पूछ रहे थे नया पाकिस्तान कौन सा है, ये नया पाकिस्तान। कोई हिम्मत करके देखे पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखने की। वो वक्त कि जिन पाकिस्तान के हुक्मरान जिनकी दौलतें चोरी की छुपी हुई है, जो आंख उठाकर बात नहीं कर सकते दुनिया के सामने, उनके बाद गुजर चुके हैं। अच्छा जी, असद उमर साहब, आपका जज्बा अपनी जगह, आपकी तकरीर करने का अंदाज अपनी जगह, और जारी बात है नए नए मिनिस्टर बने, इतनी स्ट्रगल की है। जब पहले आप जॉब करते थे तो आपने फाइनेंस की जॉब की, आपको शायद इतना तकरीर करने का मौका नहीं मिलता था। हम समझ सकते हैं कि तकरीर करने का एक नया नया जज्बा, कह रहे मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूँ, मैं MN हूँ, मेंबर नेशनल असेंबली में, मिनिस्टर भी हूँ, तो मैं ज़रा तकरीर तो करूँ। लेकिन तकरीर करने का मतलब ये नहीं होता कि खुशी में या जज्बात में या इमोशंस में कुछ भी कहे चले जाएँ। कुछ सोच समझ के तकरीर करें, कोई फ्रूटफुल बातें करें जिसकी हमें भी समझ है, जिस पर हम आपकी तारीफ़ करें। अब मैंने आपके शाह महमूद कुरैशी साहब की तारीफ़ की इसी प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे उनका काम अच्छा लगा। मुझे लगा कि बड़ा वो एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर का किरदार अदा करें, ऐसा दबंग फॉरेन मिनिस्टर हमें चाहिए था। मैं अक्सर कहती हूं कि भुट्टो साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर मुझे ज्यादा पसंद थे, बतौर फॉरेन मिनिस्टर, और उस तरह का फॉरेन मिनिस्टर दोबारा कभी नहीं आया। दबंग थे, अमेरिका की आंखों को चुपते थे, सुपर पावर अमेरिका। और तब देखे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे आए हुए कोई बहुत साल नहीं हुए थे, शायद 3 डिकेड्स भी नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान का वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था वो अमेरिका की आंखों को चुपता था। पता था ना कि एटम बम बना देगा, कुछ ना कुछ कर देगा पाकिस्तान के लिए। आप जो मैं अगर बात करूँ शाह महमूद कुरैशी साहब की, मैं ये नहीं कहती कि वो भुट्टो साहब जैसे हो सकता है वो भुट्टो साहब से बेहतर साबित हो जाएगा, लेकिन वो सही डगर पे चल रहे हैं, सही समत में चल रहे हैं, बेहतरीन वजीर खारजा साबित हो रहे हैं। लेकिन असद उमर साहब, सॉरी टू से, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे कोई ग्रज नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबल बातें करेंगे तो हम तो फिर आपसे शिकवा करेंगे, आपको मशवरा भी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि असद उमर साहब ऐसे नहीं चलेगा, और आपको मशवरा देंगे कि आखिर कैसे चलेगा। तो चलेगा ऐसे कि आप ही जो बातें कर रहे हैं, एक पेज पर होने वाली बात आप कर नहीं रहे, आप सारा क्रेडिट दे रहे हैं अपनी जमात को। अगर मैं इंडिया के हवाले से बात करूं, इंडिया ने जो किरदार अदा किया, उनके मीडिया ने, उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी आर्मी ने, आप मुझे बताएं कि वहां पर हमारी कौन सी सियासी जमात है जो एक पेज पे नहीं थी। पूरी कौम हमारी फोर्सेस के साथ थी, पूरी पार्लियामेंट
हमारी जो थी वो इकट्ठी थी। इमरान खान साहब ने जो स्पीच में पैगाम दिया था उसमें तमाम अपोजिशन ने उनका साथ दिया था, तो ऐसी क्या वजह कि आप यहाँ पे क्रेडिट ले रहे हैं? ना करें गुमराह प्लीज़। मुल्क इस टाइम पे चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। फ्रूटफुल चीज़ें लेकर आए सामने जिनके रिजल्ट्स फ्रूटफुल हम एक्सपेक्ट कर सकें। ऐसी बातों पे टाइम ना वेस्ट करें, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, 7 डिकेड्स वेस्ट हो गई हैं, अब हमारे पास वक्त नहीं है। और अब आज की आखिरी बात, आज की आखिरी बात बिलावल भुट्टो साहब, आपके नाम अगली बार तकरीर प्लीज़ ज़रा उर्दू में कीजिएगा ताकि आप पे तनकीद थोड़ी कम हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।